उत्कर्ष क्लासेस के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे विश्व के जलवायु प्रदेशों के बारे में। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी विश्व के जलवायु प्रदेश, विषुवतीय, सहारा, सवाना, मानसून, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, इनके बारे में चर्चा की थी। आगे अब हम चर्चा करेंगे चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। देखते हैं यहाँ पर कैसे तापमान, वर्षा की मात्रा और वनस्पति, जीव जंतु किस प्रकार के हैं। और महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है जलवायु प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश से नाम कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। के अलावा चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश यहाँ पर पूर्वी भाग में पश्चिम में पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। तो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पूर्वी भागों में चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश पाया जाता है। कल जो हमने पढ़ा था एक बार देख लेते हैं जल्दी से। कल जो हमने चर्चा की थी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों के क्षेत्र यहाँ पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप के देशों के बारे में। और ये हमने लिखा था वर्षा व तापमान की मात्रा। यही हमने चर्चा की थी वनस्पति, जीव जंतुओं के बारे में। और महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है जलवायु प्रदेश नाम कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। कल यहाँ डिटेल से हमने चर्चा कर ली थी। विस्तार इसका पड़ा था जलवायु प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाया जाता है। और यूएसए का कैलिफोर्निया प्रांत, लॉस एंजल्स व सैन फ्रांसिस्को नगर के निकट, मध्यवर्ती चिली सैंटियागो नगर के निकटवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिम भाग, केपटाउन नगर के निकटवर्ती भाग। वितरण इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया देश का दक्षिणी पश्चिमी तटीय क्षेत्र, एडिलेड और पर्थ नगर का निकटवर्ती क्षेत्र, और भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। ये हमने कल पढ़ा था। अगला देखते हैं जलवायु प्रदेश चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। तो चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में। बस यहीं से शुरुआत करते हैं आज। अगला जलवायु प्रदेश है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। विस्तार तो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में। देखिए एसआई का सिलेबस बताएं तो वो तो नेट पर हर जगह अवेलेबल है, आप ढूंढ सकते हो। उसमें मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा आपके सामने। वो सिलेबस तो आप भी देख सकते हो क्या क्या सिलेबस है उसमें, उस पर आप देख लीजिएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यह जलवायु प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह जलवायु प्रदेश महाद्वीप पूर्वी भागों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। दोनों गोलार्धों में जलवायु प्रदेश पाया जाता है, नाम कहलाता है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। 30 से 45 डिग्री अक्षांश महाद्वीपों के पूर्वी भागों में दोनों गोलार्धों में जलवायु प्रदेश पाया जाता है।
अगला देखिएगा, अब इसका हम चर्चा करेंगे यहाँ पर वितरण के बारे में। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है वितरण। वितरण यहाँ पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, यह जलवायु प्रदेश। लास्ट टॉपिक वाला स्लाइड तो मैंने आपको बताया था, याद करिए। वनस्पति एवं जीव जंतु बताए थे, लास्ट टॉपिक मैंने आपको चर्चा की थी। लास्ट इसमें टॉपिक था हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। लास्ट मैंने आपको ये लिखवाया था, याद करिए, कल चर्चा की थी इसके ऊपर। ये हमने पढ़ा था तापमान वर्षा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में, और ये इसका वितरण बताया था भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का। यहाँ से हमने शुरुआत करी थी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार, वितरण, और पुनः आगे कर रहा हूँ। ये 5 इसके वितरण के क्षेत्र थे। 6 महाद्वीपों में पाया जाता है। तापमान और वर्षा की मात्रा, और वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में ये हमने यहाँ पर लिखा था। अब आ रहा है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। इतना लिखा है, जल्दी से आगे लिखे। वितरण के बारे में चर्चा करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। तो पश्चिमी भागों के अंतर्गत पश्चिम भागों में पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश 30 से 45, और 30 से 45 पूर्व में पाया जाता है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार है। हो गया। आगे देखते हैं, इसके वितरण के बारे में चर्चा करते हैं। या हम चर्चा करेंगे इसके वितरण के बारे में। यहाँ एक नदी बहती है, नदी का नाम कहलाता है यांगत्से कियांग नदी। तो चीन देश का यांगत्से कियांग नदी का निकटवर्ती क्षेत्र, इससे नाम पड़ा चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश यांगत्से कियांग। का तटीय भाग एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। यांगत्से कियांग नदी का तटीय भाग देखें, यहां पर यूएसए देश है, मैक्सिको की खाड़ी और फ्लोरिडा प्रांत के तट के निकटवर्ती क्षेत्र में। तो यहां पर है यूएसए का फ्लोरिडा प्रांत मैक्सिको खाड़ी तटीय क्षेत्र। दूसरा विस्तार यहां पर है 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। अगला देखेगा, अगला यहां पर है, यहां पर एक नदी बहती है पराना नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, और यह क्षेत्र कहलाता है रियो डी ला प्लाटा क्षेत्र। पराना नदी व रियो डी ला प्लाटा क्षेत्र। पराना नदी व रियो डी ला प्लाटा क्षेत्र। पराना नदी व रियो डी ला प्लाटा का क्षेत्र। और यहां पर है साउथ अफ्रीका देश और उसका निकटवर्ती भाग नटाल प्रांत आता है। जैसे उधर केप टाउन था, याद करिए, पश्चिम भाग में, इधर प्रांत नाम कहलाता है नटाल प्रांत। दक्षिणी अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया देश का, ऑस्ट्रेलिया देश का पूर्वी तट का मध्यवर्ती व दक्षिणी भाग। पूर्वी तट का मध्यवर्ती व दक्षिणी भाग,
ये यहाँ पर कहलाते हैं चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश के विस्तार है। यहाँ पर ये इन सब के नाम है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, बड़ी नदी कहलाती है यांग टिसिक्यांग नदी है। पढ़ा था हमने नदियाँ टॉपिक में। यांग टिसिक्यांग नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नील नदी, दूसरी अमेजन, तीसरी आती है यांग टिसिक्यांग नदी। उसी नदी का निकटवर्ती क्षेत्र ये चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश के विस्तार है। 5 ये रीजन है। देखिए पश्चिम में था, पश्चिम में इधर की और हमने पढ़ा था, इसी के पश्चिम में यहाँ पर कैलिफोर्निया, यहाँ के पश्चिम पढ़ा था मध्यवर्ती चिली, याद करिए। और यहीं पर हमने पश्चिम में पढ़ा था केप टाउन, और इधर पश्चिम पढ़ा था पर्थ नगर का निकटवर्ती क्षेत्र। ये पश्चिम है और ये पूर्व में, यहाँ पर दोनों में अंतर है। चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश, चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। अब है वो ठीक ठाक इंपॉर्टेंट वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कल करवा दिया था, याद करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो मैंने आपको कल यहाँ पर करवा दिया था, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में। तो ये नोट कर डालिए फटाफट। अब हम रिमेनिंग जो जलवायु प्रदेश है फटाफट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। बस ये नोट कर डालिए जल्दी से। तो ये 5 भागों में इसको बांटा है, इसका वितरण लिख डालते हैं। वितरण मैं आपको लिखवा रहा हूँ, तो देखिएगा चित्र के रूप में। यहाँ पर जो हमने देखा इसका वितरण हम लिख डालते हैं। तो 5 वितरण है इसके, तो देखिएगा यहाँ पर 5 वितरण का क्षेत्र। चीन में यांग टिसिक्यांग नदी का तटीय भाग। दूसरा, यूएसए देश का फ्लोरिडा प्रांत। व मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र। तीसरा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पराना नदी और रियो डी ला प्लाटा। तटीय क्षेत्र। चौथा यहाँ पर वितरण देखिएगा। दक्षिणी अफ्रीका का नटाल प्रांत का निकटवर्ती, नटाल प्रांत का भाग। और 5वां, ऑस्ट्रेलिया देश का पूर्वी तट का मध्यवर्ती व दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग, ये इसके वितरण है। 5 वितरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। ये सारे टॉपिक हैं इसमें, ये सारे वितरण के क्षेत्र हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप ध्यान रखिएगा। 5 वितरण के क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा सारों की कंप्लीट की, उससे याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे भूमध्य सागरीय प्रदेश की, इसकी मैं यहाँ पर उनकी कुछ वितरण के बारे में आपको बताऊंगा, जानकारी दूंगा। ये जरा आप अच्छे से देखिएगा अगले चित्र में, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको अगला जो हमने चित्र बनाया था एक,
महाद्वीपों के 30 से 45 में जलवायु प्रदेश चीन है, भूमध्य सागरीय है। वो जो बड़ा चित्र बनाया था उसमें मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो यहाँ पर जरा इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, 5 बिंदुओं को जल्दी से, फिर आगे हम चर्चा करते हैं। देवेंद्र कुमार जी, पिछले सवाल अभी मत पूछिए, और पहले बता चुका हूं वीडियो में। नील रिवर की लंबाई कितनी? 6690 किलोमीटर लंबाई है। अभी इन सवालों का कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस टॉपिक से रिलेटेड बातें पूछिए, पिछली बातों को अभी मत दोहराइए। ये मत सोचिए अभी याद नहीं है, याद तो मैं एनी टाइम रखता हूं। 6690 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। लेकिन संबंधित सवाल ही आप पूछिया करें, ठीक है। तो ये वितरण का क्षेत्र हो गया चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश का। अब यहां पर समझिएगा, जो मैंने आपके सामने यहां पर ये चार्ट चर्चा किया था, यहां पर देखें, ये जलवायु प्रदेश ऐसे होंगे: भूमध्य सागरीय, चीन समतुल्य, पश्चिमी यूरोप और सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश। ये 4 सुनिएगा: भूमध्य सागरीय, चीन समतुल्य, सेंट लॉरेंस और पश्चिमी यूरोप। यह लगभग पूरे वर्ष भर वर्षा होगी चारों के अंतर्गत। यहाँ सर्दियों में वर्षा और यहाँ पर गर्मियों में वर्षा। ये बात अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मालूम नहीं सर कैसे आते हैं, तो कल मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, याद करिए। कल मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के, और अभी और भी करवा दूंगा आपको टॉपिक होते ही। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और पश्चिमी यूरोप समतुल्य जलवायु प्रदेश, ये जो जलवायु प्रदेश है, ये यहाँ पर वर्ष भर वर्षा और यहाँ पर भी लगभग वर्ष भर वर्षा। चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश और सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेशों में, पूर्व के इधर दोनों, पश्चिम के ये दोनों, यहाँ दोनों में, चारों में लगभग वर्ष भर वर्षा है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्षेत्र है पश्चिमी यूरोप और भूमध्य सागरीय, यहाँ पर सर्दियों में वर्षा ज़्यादा होती है और यहाँ पर गर्मियों में बारिश ज़्यादा होती है। तो इधर गर्मियों में बारिश, यहाँ पर सर्दियों में बारिश ज़्यादा। ये बात अच्छे से इधर इस चित्र से याद रखना है। तो इधर सर्दियों में भूमध्य सागरीय पश्चिमी यूरोप में और चीन समतुल्य व सेंट लॉरेंस समतुल्य जलवायु प्रदेश में गर्मियों में बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसकी तुलना में यहाँ पर वर्षा ज़्यादा है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की तुलना में चीन समतुल्य जलवायु प्रदेशों में वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। वो चक्रवातों के माध्यम से वर्षा आती है। चीन और जापान के निकट के, चीन जापान के निकट के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आता है टाइफून, और अमेरिका के निकट आ जाता है, वहाँ पर कहलाता है हरिकेन के नाम से जाना जाता है, उससे वर्षा आती है। तो यहाँ पर ये बात समझेगा, यहाँ पर पूरे वर्ष भर वर्षा, इधर भी वर्ष भर वर्षा, यहाँ सर्दियों में बारिश दोनों में, पश्चिमी यूरोप भूमध्य सागर और चीन और सेंट लॉरेंस वाले में गर्मियों में वर्षा अधिक आती है। तो यही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। ये जो बातें बताई मैंने, यहाँ पर मैंने बिंदु देख के तीसरा चौथा पुनः देख लीजिए जल्दी से एक बार। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पराना नदी व रियो डी ला प्लाटा का तटीय क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका का नटाल प्रांत का भाग। दक्षिणी अफ्रीका नटाल प्रांत का भाग, नटाल प्रांत का भाग कहलाता है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का नटाल प्रांत का भाग है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पराना नदी रियो डी ला प्लाटा का तटीय क्षेत्र और दक्षिणी अफ्रीका नटाल प्रांत का भाग। और 5वां लिखा ऑस्ट्रेलिया देश का पूर्वी तट का मध्यवर्ती व दक्षिणी भाग, पूर्वी तट का मध्यवर्ती व दक्षिणी भाग। पुनः देख लीजिए चित्र, जल्दी से दर्शा रहा हूँ। यहाँ पर जरा देखें, अब यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं, यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनका कुछ नामकरण रखा जाता है। इधर के क्षेत्रों में यहाँ पर चक्रवात आया करते हैं, चक्रवात आते हैं, इन चक्रवातों से वर्षा होती है। इधर चक्रवात आता है, नाम कहलाता है टाइफून। टाइफून के माध्यम से वर्षा होती है, टाइफून के माध्यम से वर्षा। और इधर जो वर्षा आती है इस खाड़ी के क्षेत्रों में, इसका नाम देते हैं हरिकेन। खास तौर से इन क्षेत्रों में ज्यादा आता है, हरिकेन और टाइफून के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ पर भी यही चक्रवातों के माध्यम से वर्षा होती है। तो यहाँ पर स्पेशल नाम है हरिकेन और ये कहलाता है टाइफून के नाम से जाना जाता है। चीन के नाम के आधार पर चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश कह दिया जाता है। चीन में इसका विस्तार है, नाम कहलाता है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश के नाम से
जाना जाता है। तो लिख डालते हैं। और यहाँ जो वर्षा की मात्रा होती है, चक्रवात आएंगे तो वर्षा खूब होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की तुलना में वर्षा की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है, लगभग 75 से 150 सेंटीमीटर, जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में वर्षा थी 40 से 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्षा होती है 75 से 150 सेंटीमीटर वर्ष भर वर्षा, लेकिन गर्मियों के दौरान वर्षा ज़्यादा होगी। वर्षा की मात्रा ज़्यादा होगी तो वनों का विकास भी ज़्यादा होगा। चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वनों का विकास पाया जाता है। वर्षा की मात्रा ज़्यादा क्योंकि टाइफून, हरिकेन इत्यादि चक्रवातों से वर्षा होगी, अचानक होगी, खूब सारी वर्षा होगी, 75 से 150 सेंटीमीटर। जबकि इसी अक्षांशों पर अपने पढ़ा था, याद करिए, भूमध्य सागरीय 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उससे लगभग दुगनी 75 से 150 सेंटीमीटर वर्षा का क्षेत्र है। चक्रवातों से वर्षा, जबकि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पछुआ पवनों के द्वारा वर्षा होती है, या चक्रवातों के द्वारा वर्षा होती है। तो ये सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। वनस्पति का विकास भी अधिक होगा, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वनों का विकास होगा, और जीव जंतु लगभग उसी प्रकार के पाए जाते हैं जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर नोट कर डालते। आगे वर्षा व तापमान की मात्रा। हाँ, एक बात और, यहाँ पर देखिए महाद्वीपों का पूरी भाग है, गर्म समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होगी। समुद्री जलधाराएं पढ़ चुके हैं, याद करिए। इधर की ओर एक गर्म समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है, नाम कहलाती है गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। गर्म समुद्री जलधारा कहलाती है गल्फ स्ट्रीम, और इसी का पहले नाम कहलाता है फ्लोरिडा जलधारा। फ्लोरिडा जलधारा, याद करिए, पढ़ा था, फ्लोरिडा जलधारा। तो महाद्वीपों के पूरी भागों में चलने वाली गर्म समुद्री जलधाराएं अपेक्षाकृत इस क्षेत्र को भूमध्य सागरीय प्रदेशों की तुलना में थोड़ा क्या रखेगी, गर्म रखने में योगदान देती है। मैं अभी कमेंट नहीं सुनूंगा, जब मैं समझाऊंगा तो बीच में किसी का कमेंट में जवाब नहीं दूंगा, पहले मुझे समझाना फिर मैं कमेंट करूंगा। महेश जी, आपसे निवेदन है, बार बार एक ही बात नहीं लिखें। सर मेरा कमेंट शो हो रहा है या नहीं, एक ही बात को 50 बार नहीं लिखें। एक बार मैंने देख लिया है, अच्छे से एक बार आप मुझे पहले बताने दीजिए, निवेदन है। महाद्वीपों के इन पूरी भागों में फ्लोरिडा की जलधारा, इधर गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर हमने गर्म जलधारा पढ़ी थी, याद करिए, जापान देश के निकट में इधर से चलती है उत्तरी विषुवतीय जलधारा, उत्तर दिशा में बढ़ती है, क्यूरोसिवो की जलधारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर एक जलधारा नाम कहलाती है क्यूरोसिवो जलधारा। पढ़ा, आप काम आएगा, याद करिए, क्यूरोसिवो की जलधारा। और यहां पर एक जलधारा चलती है, नाम कहलाती है अगुलहास की जलधारा। यह नाम लिख रहा हूं, अगुलहास। और यहां पर एक जलधारा चलती है गर्म, नाम कहलाता है ब्राजील की जलधारा। ब्राजील जलधारा। ब्राजील जलधारा। और ये जो जलधारा कहलाती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, क्यूरोसिवो जलधारा, अगुलास जलधारा, यहां पर ब्राजील की जलधारा और फ्लोरिडा की जलधारा। अब ये पूछेंगे सर ये जलधाराएं क्यों चलती है, तो मेरा जलधाराएं टॉपिक पढ़ा चुका हूं, उसमें जाकर वीडियो सुनिएगा जो नए जुड़े हैं, और पुराने वाले याद नहीं आ रहा है तो मैंने आपके सामने लिख दिया। देखिए, फ्लोरिडा की जलधारा, इधर की ओर चलती है ब्राजील की जलधारा, यहाँ पर चलती है अगुलास जलधारा, और यहाँ पर है क्यूरोसिवो की जलधारा। और सुसीमा, याद करिए, 2 जलधाराएं पड़ी थी। और यहाँ पर पढ़ा था पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये हमने जलधाराएं पढ़ी थी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तथ्य निकाल रहा हूँ, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों के निकट ठंडी, और जबकि यहाँ पर जलवायु, यहाँ पर चलती है गर्म समुद्री जलधाराएं, और यही गर्म समुद्री जलधाराएं इस क्षेत्र को अपेक्षाकृत भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की तुलना में गर्म रखने में योगदान देती है। यहाँ पर गर्म रखने में योगदान देती है, नाम कहलाती है फ्लोरिडा की जलधारा के नाम से जानी जाती है। ये बात समझ में आई या नहीं, मुझे बताइए। महाद्वीपों के पूरी भागों में गर्म समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है। ब्राजील की जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, अगुलास जलधारा, यहाँ पर क्यूरोसिवो जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो ये गर्म समुद्री जलधाराएं इस जलवायु प्रदेश को अपेक्षाकृत भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की तुलना में गर्म रखने में योगदान देती है। अब ये लाइन तभी समझ में आएगी जब समुद्री जलधाराएं हमने पढ़ रखी हो, और समुद्री जलधाराएं मैं आपको पढ़ा चुका हूं, याद करिए। तो देखिए, जलवायु प्रदेश इसीलिए कठिन होता है, यहाँ पर अनेक चक्रवातों की बातें, यहाँ पर वर्षा, पछुआ पवनों का सिस्टम,
यहाँ पर समुद्री जलधाराओं का वर्णन, अनेक सारी बातें यहाँ पर आ रही है, तभी ये बातें अच्छे से समझ में आ पाएगी। अखिलेश जी कह रहे हैं बढ़िया समझ में आया, अच्छे समझ में आया ना, यही बात है। समुद्री जलधाराओं का टॉपिक पढ़ा हुआ यहाँ पर लागू कर रहा हूँ, तब ये बातें समझ में आएगी। तो सेंटेंस लिखा आता है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की तुलना में चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश अपेक्षाकृत गर्म रहता है, क्योंकि कारण क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तटीय क्षेत्र में गर्म समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है, क्योंकि यहाँ पर गर्म समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है, इसलिए ये क्षेत्र अपेक्षाकृत उसकी तुलना में क्या रहता है, गर्मियों के दौरान थोड़ा सा गर्म रहता है। तो ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख डालिएगा। तो देखिए वहां पर गर्मियों में तापमान लगभग 20 से 25 बताया था, यहाँ पर गर्मियों में 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, वहां पर लगभग 5 से 15 डिग्री था सर्दियों में भूमध्य सागर में, जबकि यहाँ पर तापमान रहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट में रहता है, अपेक्षाकृत गर्म रहता है। याद दिला रहा हूं मैं आपको टेम्परेचर। देखिए मैंने भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों में तापमान बताया था, आपको याद करिए। वर्षा की मात्रा 40 से 80, टेम्परेचर 20 से 25 और 5 से 15। देखिए सर्दियों में 5 से 15 व 20 से 25 यहाँ पर, जबकि इसकी तुलना में वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, और गर्म रहेगा तो तापमान क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर इसकी तुलना में गर्मियों सर्दियों में तापमान ज़्यादा, और बारिश की मात्रा भी लगभग दुगनी 75 से 150 सेंटीमीटर होगा। तो ये जलवायु प्रदेश का वितरण। अगला देखते हैं इसी के अंतर्गत वर्षा व तापमान। इस जलवायु प्रदेश में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है, लेकिन ग्रीष्म काल में वर्षा अधिक होती है। लेकिन ग्रीष्म काल में वर्षा क्या है, अधिक होती है। वर्ष भर वर्षा, लेकिन ग्रीष्म काल में वर्षा अधिक होती है। यहाँ चक्रवातों के द्वारा वर्षा अधिक होती है। चक्रवातों के द्वारा वर्षा अधिक होती है। चीन व जापान के निकट चक्रवात, टाइफून एवं यूएसए देश के तटीय भाग के निकट चक्रवात हरिकेन के द्वारा वर्षा होती है। हरिकेन और टाइफून के द्वारा यहाँ पर वर्षा होती है। और चर्चा करेंगे हम उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर कौन सा आता है, हरिकेन कहाँ है, टाइफून कहाँ है, कैसे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में अंतर क्या है, अनेक सारी बातें आएगी, विली विली वगैरह अनेक सारे आएंगे, धैर्य रखिएगा।
अब ये दो बातें आप इसमें याद रखिएगा के द्वारा वर्षा होती है। यहां वर्षा की मात्रा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की तुलना में सवाल पूछ रहे सर चक्रवात समझ में नहीं आए। चक्रवात मैंने समझाया ही नहीं तो अभी समझ में आएगा कैसे, बताइए। अभी तो समझाया भी नहीं है मैंने चक्रवात टॉपिक अलग से पढ़ेंगे तब समझ में आएगा चक्रवात क्या होता है, कैसे आता है, किन कारणों से आता है, क्या परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। चक्रवात समझाऊंगा उस दिन समझ में आएगा। जलधाराएं पढ़ ली थी तो मालूम चल गया कहां पर गर्म है, वो हमने पढ़ा नहीं तो समझ में आएगा कहां से, बताइए। इसलिए वो जब समझाऊंगा चक्रवात तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी केवल नाम याद रखने होंगे। तुलना में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की तुलना में अधिक होती है। यहां वर्षा 75 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। देखिए चक्रवातों से वर्षा होगी तो यहां पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, 75 से 150 सेंटीमीटर। यहां ग्रीष्म काल में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एवं शीतकाल में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट रहता है। अभिषेक जी कह रहे घासभूमियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घासभूमियां तो महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में होगी, पूरी भागों में तो क्या घासभूमियां अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो होगी 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। अभी हमने चित्र देखा था, याद करिए। इस चित्र को आप अच्छे से याद रखें, ये चित्र याद रहेगा तो आपका प्रश्न अभी ये बनता ही नहीं है ऐसा। अभिषेक जी स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश होगा मध्यवर्ती भागों में 45 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश यहां पर होगा 45 से 60 के मध्य में होगा। लगभग 27 डिग्री गर्मियों में, शीतकाल में 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस जलवायु प्रदेश में महाद्वीपों के पूर्वी भागों में गर्म समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है। ईस्ट में भले ही हो लेकिन चक्रवात आएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। चक्रवात की मात्रा ज्यादा होगी, यहां पर चक्रवात ज्यादा आएंगे तो पूरी भागों में गर्म समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। अभी आगे के टॉपिक पर चर्चा मत करो सर, आगे टॉपिक क्या होगा, पहले ये तो पढ़ लो आप अच्छे से, फिर आगे की चर्चा करेंगे। आगे के टॉपिक के बारे में अभी मत पूछो आप, अभी मन लगाकर पढ़े। इसका मतलब क्या समझो, अच्छा नहीं लग रहा है तभी आप आगे के टॉपिक पूछ रहे हैं। आगे के टॉपिक मत पूछो, जो टॉपिक है उसी पर चर्चा करेंगे। अभी
पूर्वी भागों में गर्म समुद्री जलधाराएं प्रवाहित होती है जो इस जलवायु प्रदेश को भूमध्य सागरीय प्रदेशों की तुलना में गर्म रखती है। भूमध्य सागरीय यहां तक इतना नोट करिए, तापमान और वर्षा की मात्रा। देखिए एक बार ये ढंग से पढ़ लिया ना टॉपिक, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो समझ लीजिए पढ़ते ही रह जाते हैं, कई बार समझ में नहीं आ पाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। कौन सा नहीं हो रहा है बताओ जरा आप। महेश जी कह रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं, बाकी वाले कमेंट करके बताओ मुझे एक बार जल्दी से, बातें समझ में आ रही है नहीं, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, बातें समझ में आ रही है नहीं। जो मैंने आपको बातें यहां पर बताई, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश की कुछ बातें, तापमान, वर्षा की मात्रा, वितरण वगैरह, वो समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। आप शायद जो लेट जुड़े होंगे, बाद में जुड़े होंगे, जलधाराएं नहीं पड़ी होगी, पवने नहीं पड़ी होगी, उनको तो नहीं समझ में आएगा, पक्का है। जो लगातार शुरू से जुड़ रखे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं बताइए। शीतकाल में 18 है, 18 डिग्री है, 18 डिग्री, 28 नहीं 18 ही है। सर्दियों में तापमान कम रहेगा 18। और अच्छे से लिख दूं अगर नहीं नजर आ रहा है आपको तो मैं बढ़िया से लिख दे रहा हूं। समझ में आ रहा है नहीं ये बताइए, कमेंट करके जरा जल्दी से बताएं। पूरा समझ में आ रहा है, बढ़िया, चलिए अच्छा समझ में आ रहा है। देखिए जो लोग बाद में जुड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है, वो जलधाराएं टॉपिक मेरा वीडियो बन रखा है उसको सुनिएगा पहले, और पवने उससे भी पहले पवने टॉपिक है उसको सुनिएगा, फिर ये सुनिएगा, तब बातें समझ में आएगी। आपके लाइब्रेरी में भी रहेगा तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी सुन सकते हो बाद में। सर समझ में तो आ रहा है, लेंथी बहुत है, देखिए कठिन भी टॉपिक बहुत है, मेरे अनुसार ज्योग्राफी का सबसे कठिन टॉपिक मानते हैं, कभी समझ में नहीं आया होगा पहले, अब आ रहा होगा बढ़िया समझ में। तो थोड़ा अनेक टॉपिकों का मिक्सअप है ये, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है कई बार समझने में, ठीक है। लेंथी तो है, थोड़ा छोटा कर देंगे, अब बाकी वालों में इतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो ये तापमान और वर्षा की मात्रा होगी। देखिए वर्षा की मात्रा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेशों की तुलना में ज्यादा है, तो वनों का विकास भी ज्यादा होगा, और वनों का विकास होगा तो चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वनों का यहां पर विकास पाया जाता है। वनस्पति और जीव जंतु यहां पर देखते हैं, इस जलवायु प्रदेश के वनस्पति व जीव जंतु। पेड़ पौधे व जीव जंतु। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा की मात्रा 75 से 150 सेंटीमीटर होने के कारण वनों का विकास प्रचुर होता है। यहां चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं।
एवं कुछ मात्रा में कोणधारी वनों का भी कोणधारी वनों का भी विकास पाया जाता है। कोणधारी वनों का विकास पाया जाता है। मैप समझ में नहीं आया? महेश जी कह रहे मैप तो बिल्कुल सरल था। मैप में तो देखिए 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य में पूर्व में जो भी होगा वह सभी जगह इसका विस्तार पाया जाएगा। नाम कहलाता है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। मैप अभी एक बार पुनः मैं आपको दर्शा दूंगा। मैप में एक बार आपको पुनः दर्शा दूंगा। यहां पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में यहां पाए जाने वाले प्रमुख जंतुओं में हिरण, कछुआ, लोमड़ी इत्यादि होते हैं। सर मुझे कोपेन और थॉर्नवेट का वर्गीकरण पढ़ना है। पहले जो मैं पढ़ा हूं वो बढ़िया से पढ़ लो, तभी वो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। सर तापमान और वर्षा के वितरण में अभी तो कंफ्यूजन ही रहता है। मिटा देंगे इसको कंफ्यूजन। बस एक बार जैसा मैं बताता जाऊं आप समझते जाइएगा। एक लास्ट में आपको कुछ बातें और बताऊंगा। तापमान वर्षा का वितरण कैसे पढ़ना है, क्या करना है। अभी टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ कहाँ है? अभी तो बहुत सारी बातें यहां पर आपको बताऊंगा। सो कई सारी चीजें आपको जब दर्शाऊंगा ना, लास्ट में जब कंप्लीट होगा तब आपके ओवरऑल व्यू बनेगा, उससे सारी बातें समझ में आ जाएगी। तापमान और वर्षा का वितरण आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। लास्ट तक मुझे सुनते रहना, बातें सारी समझ में आ जाएगी। रविंद्र जी सही कह रहे हैं सर, समझ में आ रहा है, आराम से विस्तार से पढ़ा, कोई आपत्ति नहीं। बिल्कुल सही कहा। अनिल जी भी सही कह रहे हैं सर, मैंने कल बुक में पढ़ा, लेकिन आपने जो समझा रहे हैं बता रहे हैं वो इस टॉपिक को आपका समझा है वो ज्यादा समझ में आ रहा है। सर किताबों में बहुत डिटेल से लिख रखा है, बहुत कई सारी बातों को मिक्सअप कर रखा है, जो कई बार टॉपिक इतने जोड़ रखे समझ में नहीं आ पाता है। यहां पर आपके सामने एकदम सरलीकरण करके बताया। रही बात तापमान वर्षा की, तो देखिए एक साथ सारों का वितरण बताऊंगा, सारा कंप्लीट 12 ही जलवायु प्रदेश पढ़ाने के बाद सब में तापमान वर्षा की मात्रा मैं आपको बताऊंगा, कैसे याद रखें, कैसे वर्षा की मात्रा रखें, किधर सर्दियों में किधर गर्मियों में, सारा सिस्टम समझाऊंगा। बस अभी मेरा जो जिस दिन कंप्लीट हो जाए उस दिन आप बात करिएगा। हो गया यहां पर? तो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के बारे में यहां पर मैंने वर्णन लिखा है, कहलाता है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश के बारे में। यह था वितरण के बारे में, विस्तार इसका। यहां पर वर्षा व तापमान की मात्रा, और यहां पर पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के बारे में। एसआई के टॉपिक की बहुत डिमांड आ रही है, आज अभी बता दूंगा, चिंता मत करें। अभी चलिए थोड़ा मैं आपको एसआई के टॉपिक के बारे में बता दूंगा, एसआई में क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या हमें कवर करने होंगे। ठीक है, हमने कल प्रश्न पढ़े थे, याद करिए। पहला प्रश्न, दूसरा यहां सोल्व किया था, तीसरा, चौथा। पश्चिम यूरोप तो जलवायु प्रदेश अब आएगा। चौथा, पांचवा प्रश्न, छठा, सातवां और आठवां। हाँ बताइए, ये देखिए अभी लेटेस्ट किया है, चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जिन अक्षांशों के मध्य में है वे हैं। बताइए क्या होगा इसका? बताइए सर, डिफरेंस का एक चार्ट बनवा दीजिए। ये बात बिल्कुल सही कही, बनवाऊंगा, लास्ट में बनवाऊंगा जरूर। टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा ना, डिफरेंस के एक दो चार्ट बनवाऊंगा। दोनों तीनों जलवायु समान अक्षांशों पर जो जलवायु उनमें क्या अंतर है वो मैं आपको जरूर दर्शाऊंगा। ये बात आपने सही कही, वो मैं जरूर बनवाऊंगा, याद रख के बनवाऊंगा। हाँ बताइए,
चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भागों में जिन अक्षांशों के मध्य में वे हैं। RS 99 में प्रश्न आया, बताइए क्या आंसर होगा। चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश का विस्तार महाद्वीपों के पूर्वी भागों में कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। अब बात समझ में आ रही है नहीं, बताइए। ये मेरे मन से बनाया हुआ नहीं, RS में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए आपके सामने। RS 99 में आया हुआ प्रश्न है ये। क्या आंसर होगा। 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाया जाता है, कहलाता है चीन समतुल्य जलवायु प्रदेश। चलिए कल वाला प्रश्न था उसी को करिए। कल वाले जलवायु प्रदेश का निम्नलिखित में से कहां रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। 10वें का आंसर दें। निम्न में से कहां रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, बताए कहां पर नहीं पाई जाती है। 10th का आंसर दीजिए। 10th क्वेश्चन का आंसर जब मुझे पता लगेगा समझ में आया है नहीं। बताइए इसका क्या होगा आंसर। चीन का तो सही बताया आप लोगों ने, 30 से 45 डिग्री महाद्वीप पूर्वी भागों में सही है। देखिए जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उसमें बढ़िया लगेगा। कई बार देखिए क्लास में जब हम समझते हैं 100% मैंने समझाया, आपको 90 ही आ पाया, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे पढ़ के उसको बार बार रिवाइज करके 100 तक ले आइए, उसको 90, 95, 100 तक करिए प्रयास उसको। लेकिन एग्जाम में जब सवाल पूछेंगे वो तो 50% समझ में आता है, उससे ही काम बन जाता है। तो जैसे ये चीन समतुल्य वाला समझ में आया था, सवाल आपने आंसर दे दिया लगभग सबने। कई कह रहे समझ में आया नहीं है, लेकिन आंसर सबने दिया। हाँ यहां बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कहां रोम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। रोम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, क्या आंसर होगा 10th का बताओ जरा। मैं एक चार्ट आपके सामने रख रहा हूं, अपने आप क्लियर हो जाएगी सारी बातें उससे। ये चार्ट वाला प्रश्न पूछा गया है इनडायरेक्टली, यूं कहूं। एशिया में इजराइल, लेबनान, सीरिया, टर्की का क्षेत्र है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र के भाग भूमध्य सागरीय जलवायु में। और यहां पर मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र अफ्रीका के और यूरोप महाद्वीप के देश हैं। देखिए साइप्रस भी आ रहा है यहां पर, याद रखना द्वीप है, साइप्रस भी द्वीप है यहां पर। और यहां पर आ रहा है अल्जीरिया, याद करिए मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र, ये हमने पढ़ा था, याद करिए। 5 यहां पर देश है अफ्रीका महाद्वीप के भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब इस जलवायु प्रदेश का आंसर दीजिए क्या होगा। कैलिफोर्निया, साइप्रस, बोलीविया और अल्जीरिया। बोलीविया में नहीं पाया जाता, बोलीविया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, वहां ऐसा जलवायु प्रदेश नहीं है। अजय चौधरी जी कह रहे समझ नहीं आ रहा, पिछले टॉपिक रिवाइज करिए, समझ में आएगा आपको, क्योंकि यह टॉपिक ऐसा है जो अनेक सारे टॉपिकों का बेस है। सी आंसर होगा, कैलिफोर्निया पाई जाती है, साइप्रस में द्वीप के रूप में भूमध्य सागर का द्वीप है ये, और अल्जीरिया ये भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र का देश है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, नाम कहलाता है अल्जीरिया। और बोलीविया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। तो ये यहां पर महत्वपूर्ण, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो अच्छे से उसको रिवाइज करें, सुधार करें और याद करिएगा। बोलीविया इसका आंसर होगा, बोलीविया इसका आंसर होगा। वर्ल्ड मैप में देखें तो देखिए मैं आपको चित्र में दर्शाता हूं कहां पर है। यहां पर है कैलिफोर्निया प्रांत, यहां पर पाई जाती है जलवायु। यहां पर एक देश है अल्जीरिया, देखिए तो इसका तटीय भाग लगता है अल्जीरिया का, यह क्या कहलाता है अल्जीरिया। यहां पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है साइप्रस, भूमध्य सागर में। यहीं पर एक द्वीप है, द्वीप का नाम कहलाता है, देश का नाम माल्टा। ये होता ऑप्शन में तब भी सही होता, साइप्रस, माल्टा, अल्जीरिया इधर की ओर है, नाम कहलाता है बोलीविया। यहां पर है, ये देश का नाम कहलाता है बोलीविया। क्या यहां पर पाई जाती है जलवायु भूमध्य सागरीय? भूमध्य सागरीय जलवायु तो मध्यवर्ती चिली में पाई जाती है। बोलीविया देश में ऐसी जलवायु नहीं पाई जाती है, बोलीविया देश में जलवायु नहीं। यही देखिए भूमध्य सागर का वितरण मैं आपको दर्शाता हूं, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का वितरण आपके सामने रख रहा हूं। इसमें नहीं दर्शा रखा, कोई नहीं, मैं यहां पर दर्शा देता हूं आपके सामने भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का। यहां पर कैलिफोर्निया प्रांत, मध्यवर्ती चिली,
दक्षिणी अफ्रीका देश का केप टाउन के निकट का भाग। और रेड में यहां पर जो दर्शाए ये सारे क्षेत्र रेड में जो दर्शाए भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश के वितरण है। और यहीं पर आता है अल्जीरिया, यहीं पर है साइप्रस और यहां पर है कैलिफोर्निया प्रांत। याद आ रहा है या नहीं बताइए। यहां पर बोलीविया में विस्तार नहीं है। रेड में जहां पर विस्तार है वहां पर ये अर्थात कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। टॉपिक बहुत जटिल है, अच्छे से रिवाइज करेंगे तभी याद होगा ये। तो 10वें का आंसर होगा सी ऑप्शन सही है। संपूर्ण वर्ष अधिक सापेक्ष नमी या उच्च ताप किस जलवायु प्रदेश के लक्षण हैं। संपूर्ण वर्ष भर तक अधिक सापेक्ष नमी और उच्च ताप किस जलवायु प्रदेश के लक्षण है। यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, 2010 का। बताइए। लीबिया अलग देश है, बोलीविया अलग देश है। लीबिया तो अफ्रीका महाद्वीप का देश और बोलीविया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। आप जो पूछ रहे हैं लीबिया तो अफ्रीका और बोलीविया है वो अर्थात दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। हाँ 11th का आंसर दें। संपूर्ण वर्ष अधिक सापेक्ष नमी या उच्च तापमान आ गया यहां पर, याद करिए। उच्च तापमान कौन से जलवायु प्रदेश की विशेषता होगी। उच्च तापमान जलवायु प्रदेश की विशेषता होती है भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। भूमध्य सागरीय नहीं, भूमध्य रेखीय। तो आंसर कहलाएगा ए ऑप्शन यहां पर सही है। नमी भी खूब रहती है, वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी रोजाना तापमान शाम को गिरेगी, वर्षा दिन में रहेगा, तापमान उमस नमी बहुत ज्यादा होगी। आंसर कहलाएगा ए ऑप्शन सही है। भूमध्य सागरीय नहीं होगा, अच्छे से पढ़ के देना है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश नहीं होगा, मानसूनी नहीं और स्टेपी समतुल्य जलवायु प्रदेश भी नहीं होगा। आंसर कहलाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश। उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है कहां पर। उच्च दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा दिन के और रात के तापमान का अंतर कहलाता है दैनिक तापमान। दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर। बताइए कहां पर होगा, किस जलवायु प्रदेश की विशेषता होगी। 12th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लास्ट प्रश्न है यहां पर, यही है लास्ट प्रश्न है। 12th क्वेश्चन का आंसर दें। उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, सवाना घास के प्रदेश। कहां पर आंसर होगा, कौन सा होगा बताएं जरा, अनुमान लगाएं अपना, फिर व्याख्या करूंगा मैं। दैनिक तापांतर दिन का तापमान, दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर, वो सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है इनमें से। दैनिक तापांतर बी जो ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन में देखिए तापमान चला जाता है 45 डिग्री 50 डिग्री और शाम होते होते तापमान आ जाता है 35 डिग्री 30 डिग्री और 25 डिग्री तक। 20 से 25 डिग्री तापमान का अंतर रहता है। आंसर कहलाएगा बी ऑप्शन सही है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ज्यादा अंतर नहीं आता है, 8 से 10 डिग्री का अंतर आता है। मैं लिखवाया था 10 से 12 डिग्री का अंतर आता है भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। यहां पर लगभग 10 डिग्री तक का अंतर आता है और यहां पर लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिन भर के तापमान का अंतर। दिन का अधिकतम तापमान 45 से 50 और शाम होते होते रातें बहुत ठंडी भी हो जाती है। वहां पर मरुस्थलीय भागों में क्या होता है, गर्मियों में जाएं दिन में तापमान तो बहुत ज्यादा 50 डिग्री और रात में देखेंगे तो रेत अत्यधिक ठंडी हो जाती है खूब सारी, तो तापमान में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है अंतर। लिखवाया नहीं था ये तो, लेकिन सेंस लगाना पड़ेगा कई जगह, तभी तो सवाल लेके आया हूं आपके सामने। लिखवाया नहीं था तो अब व्याख्या करूंगा इन सवालों के साथ में आपके सामने। सारा लिखवा देता तो फिर आप क्या करते बताइए।
सारा लिखवा दे तो आपके सोचने की क्षमताएं कम हो जाती हैं, और वो सोचने की क्षमताएं तो मुझे बढ़ानी है। मरुस्थलीय भागों में दिन का तापमान बहुत ज्यादा, देखिए मैं तो मेरे सेंस के अनुसार आंसर बता रहा हूं इसका। मरुस्थलीय भागों में रहता हूं, जोधपुर मरुस्थलीय भाग का क्षेत्र है। यहां पर दिन के समय क्या रहता है, तापमान रहता है बहुत ज्यादा, और शाम होते होते तापमान काफी घट जाता है, बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। दिन में कभी कभी 50 डिग्री गिर जाता है, 48 डिग्री, और शाम को कभी तापमान हो जाता है 25-30 डिग्री के आसपास। तो 20 डिग्री का अंतर आ गया तापमान का अंतर, वो ही कहलाता है दैनिक तापांतर के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक होता है मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाता है, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ऐसा नहीं होता है। साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रेत गर्म भी बहुत हो जाती है और ठंडी भी खूब होती है, बताइए पढ़ा था या नहीं? रेत गर्म और ठंडी भी बहुत हो जाती है, तो वही तापमान का जो अंतर होगा यही यहां पर कहलाएगा उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषता है। अब आ जाता हूं जरा बहुत भारी डिमांड वाला टॉपिक। आज एक जलवायु प्रदेश पढ़ा हमने, और अब जो जलवायु प्रदेश होंगे फटाफट मैं आपको करवाऊंगा मंडे से, फिर आपको देखेगा। एसआई का जो सिलेबस है वही लगभग यूपीपीसीएस और कई सारे एग्जामों में सिलेबस है, तो जरा मैं आपके सामने जल्दी से यहां पर चर्चा कर देता हूं। समय तो हो रहा है लेकिन देख लीजिए, चलिए 5 मिनट ही है तो कर दूंगा। पहला है विश्व भूगोल के अंतर्गत, भौतिक भूगोल की विशेषताएं या विश्व के भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, ये हमारा टॉपिक है। आरएस और एसआई में टॉपिक बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है। आरएस में और एसआई में कोई अंतर नहीं है सिलेबस में। भौतिक भूगोल की विशेषताएं, दूसरा है जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, औद्योगिक प्रदेश। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताओं में आएगा, भौतिक भूगोल में आएगा, देखिए 2 बातें पढ़नी होगी, महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप महासागर, महाद्वीप और महासागर वाले टॉपिक के अंतर्गत आएगा। महाद्वीप में, महाद्वीप के अंदर नदियां, पर्वत, झीलें, घासभूमियां, मरुस्थल। आईएएस प्री में भी सेम सिलेबस है, आईएएस प्री में तो इतना ही सिलेबस है। विश्व एवं भारत के भूगोल संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब क्या पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जो आरएस में सिलेबस दिया है डिटेल, वही आरएस में भी सिलेबस है, बस लेवल में थोड़ा सा अंतर होगा। जैव विविधता कहां से पढ़ाएं? जैव विविधता मैं पढ़ाऊंगा यहां से, मेरे शब्दों से, ठीक है, चिंता नहीं करिए। तो विश्व के भौतिक भूगोल विशेषताओं में महाद्वीप आएगा। महाद्वीप के अंतर्गत नदियां, पर्वत, झीलें, घासभूमियां, मरुस्थल, ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। महासागर में आएगा समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ जिसे कहें, ये टॉपिक हमें पढ़ने होंगे महासागर में। और पढ़ना होगा जल संधियां विश्व की, समुद्र की नहरें जो होती है, समुद्री भागों को जोड़ने वाली नहरें, ये सारी अर्थात होगी यहां पर महासागर की विशेषताओं के बारे में। तो ये सारे टॉपिक पढ़ने भौतिक भूगोल की विशेषताओं के अंतर्गत। साथ साथ भूकंप और ज्वालामुखी टॉपिक भी, भूकंप तो इतना नहीं आएगा, ज्वालामुखी टॉपिक पूछा जाता है, तो साथ साथ ज्वालामुखी भी, ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताओं में। नदियां, पर्वत, झीलें, घासभूमियां, मरुस्थल, ये सारे महाद्वीप में। महासागर में समुद्री जलधाराएं, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, और उसके अलावा पढ़ना होगा आपको समुद्री जलधाराएं पढ़ ली, जलधाराएं, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, जल संधियां और विश्व के प्रमुख नहरें, ये सारे टॉपिक पढ़ने होंगे। और जैव विविधता में तो बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, लगभग 12-13 घंटे मुझे इसमें लगेंगे टॉपिक में, जैव विविधता में। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बहुत ही छोटा टॉपिक है,
ये टॉपिक के सारे बेस इसमें काम आएंगे। ये अगर ढंग से पढ़ लिया है तो 1 घंटे का ही टॉपिक है, ओनली 1 आवर, ओनली 1 आवर में मास्टरी हो जाएगी। समझ लीजिए इस टॉपिक पे कैसा भी प्रश्न आए, लेकिन ये टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। ये सब तो मैंने पढ़ा दिया, तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पढ़ने के लिए केवल 1 घंटे का समय लगेगा। किसी दिन आपको 1 दिन में समझा दूंगा, सारा समझ में आ जाएगा। औद्योगिक प्रदेश विश्व के, जैसे भारत में औद्योगिक प्रदेश है, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, वैसे विश्व के अलग अलग महाद्वीपों पर कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र है, कौन कौन से औद्योगिक नगर है जो प्रसिद्ध है, किन किन उद्योगों के लिए, वो सारा पढ़ना होगा औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत। तो ये विश्व भूगोल में टॉपिक है, भौतिक भूगोल विशेषताएं, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, औद्योगिक प्रदेश, और भी कई सारे टॉपिक है। भारत के भूगोल में भी है, चर्चा करूंगा, लेकिन समय हो जाएगा। कल आते ही चर्चा में आपके सामने और इसमें डिटेल है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 1 आध टॉपिक और भी है, और मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। तो नेक्स्ट जब टॉपिक का चर्चा करेंगे तब आगे मैं आपको इसमें दर्शा दूंगा, ठीक है। कल क्या बार है? संडे। कल संडे है, तो कल तो आपको टेस्ट देना होगा। परसों में जब आऊंगा तो उसके साथ मंडे में आपके सामने चर्चा कर दूंगा 5 मिनट का, और आपके सामने बढ़िया से। चिंता मत करिए, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई सबके सिलेबस लेकर आऊंगा प्रिंटेड फॉर्म में, जो आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म में ले आऊंगा यूपीएसआई का भी, राजस्थान का भी, एमपीपीसीएस होगा उसका भी, जितने स्टेट है सबके एसआई के सिलेबस आपके, और पीसीएस के एग्जाम के सिलेबस आपके सामने ले आऊंगा। यहां पर पीडीएफ फॉर्म में ले आऊंगा टाइप किया हुआ, ताकि आपको भी वो मिल जाए बढ़िया से। सिलेबस तो वैसे मुझे सारा याद है, आरएस और एसआई का तो कंप्लीट यहां पर, लेकिन मैं मंडे को जब आऊंगा तो चर्चा कर दूंगा 5-10 मिनट सिलेबस के ऊपर, किसको क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पढ़ने, वो सारे मैं आपके सामने दर्शा दूंगा, ठीक है। मानव भूगोल वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन देखिए समय चाहिएगा, आराम से ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे, समय लगेगा बहुत सारा, ठीक है। बस आज इतना ही, धन्यवाद।